हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 143 का 13th यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है लिंग्विस्टिक एंड एथनिक ग्रुप्स। तो अगर मैं लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप्स की बात करूं तो किसी भी डेमोक्रेसी में ये जो दोनों तरीके के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वहाँ की जो सरकारें होती हैं वो इनके एम्पावरमेंट पर भी ध्यान देती हैं। जैसे कि इन सभी लोगों का ये कहना होता है कि क्योंकि हम मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से अलग हैं, हमारी उनसे भाषा अलग है, हमारा उनसे ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है, हमारी उनसे इकोनॉमी अलग चलती है, तो हमें यहाँ पर कुछ एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। और वो सारी सरकारें जो हैं वो इनको एम्पावरमेंट देने का काम भी करती हैं। जैसे कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस में इनको पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रदान की जाती है, इनको सिक्योरिटी दी जाती है क्योंकि इन्हें लगता है कि हमें कोई भी आसानी से सप्रेस कर सकता है, माइनॉरिटी में है, तो इस वजह से इन्हें सिक्योरिटी भी दी जाती है, कभी कभार इन्हें ऑटोनॉमी भी दे दी जाती है। तो ये एक इंडिकेटिव लेवल होता है कि जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी एक तबके को जो कि माइनॉरिटी में है, वो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकता है, वो एक एथनिक ग्रुप हो सकता है। अगर वो माइनॉरिटी में है और सरकार जो है उनको एम्पावर कर रही है, तो वो सरकार जो है वो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने का काम कर रही है। और वहीं अगर हम एक ऐसी मल्टी कल्चर और डाइवर्स सोसाइटी की बात करें जिसमें भारत आता है, तो ऐसी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हमें मिलती हैं जो कि डाइवर्स फैक्टर्स पर बेस्ड रहती हैं। जैसे कि कुछ ग्रुप्स होते हैं वो कास्ट के बेस पे बनते हैं, कुछ लैंग्वेज के बेस पे बनते हैं, कुछ रिलीजन के बेस पे बनते हैं, कुछ कल्चरल ट्रेडिशन के बेस पे बनते हैं। तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं वो भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत की जो पूरी पॉलिटिक्स है, उन पर अच्छा खासा इम्पैक्ट ये डालते हैं। जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप्स होते क्या हैं। तो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिन्हें ये फील होता है, जिन्हें लगता है कि उनकी एक कॉमन लैंग्वेज है। वहीं एक एथनिक ग्रुप ये होता है जो ये देखते हैं कि उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। जैसे कि उनका एक रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, कस्टम अलग है, ट्रेडिशन अलग है। तो इन सभी चीज़ों से जब एक ग्रुप बनता है मल्टीपल फैक्टर्स के साथ, वो होता है एथनिक ग्रुप। और वहीं एक ग्रुप जो कि एक सिंगल बेस पर बना है, जिसका फैक्टर उसके पीछे के बनने का एक ही है जो कि लैंग्वेज, वो हो गया हमारा लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो जो स्कॉलर्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूशन बेस्ड, वो भी इन्हीं ग्रुप्स को इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, जहां वो ये देखते हैं कि अगर एक ग्रुप जो है वो लैंग्वेज को ऐसा बेसिस बनाकर फॉर्म किया जा रहा है, जैसे कि एक ग्रुप जो है वो तमिल बोलता है तो वह तमिल लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया, वहीं एक मैथिली बोलता है तो मैथिली लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया। तो जहाँ ये देखा जाता है कि लैंग्वेज एज अ बेसिस है यहाँ पर इन सभी ग्रुप्स के फॉर्मेशन का, वो बन जाता है एक लिंग्विस्टिक ग्रुप। वहीं एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं जैसे कि नागा है, मिज़ो है, इनके कुछ सेवरल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि नागा ग्रुप्स जो है उनका कल्चर भी एक होगा, लैंग्वेज भी एक होगी, कस्टम भी एक होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब एक होगा। वही मीज़ोस का भी सेम ही हाल होगा। तो ये बन गए एथनिक ग्रुप्स जिनके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए। तो ये बात हमने कर ली यहाँ पर लिंग्विस्टिक एज वेल एज एथनिक ग्रुप्स की। आगे बढ़ते हैं कि इंडिया में किस तरीके से जो एथनिक ग्रुप्स हैं या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनको बांटा जाता है। तो सबसे पहले देखें तो दो लेवल पर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को भारत में आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला होता है नेशनल और दूसरा होता है स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लिंग्विस्टिक या एथनिक ग्रुप्स। ऑल इंडिया लेवल पे जो लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी लोग हैं वो हिंदी स्पीकर्स होते हैं। वहीं कुछ अदर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हैं वो उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोल दिया जाता है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन है उससे अलग भाषाएं बोलते हैं। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ग्रुप बनाकर यहाँ पर अपनी मांगे रखने का काम भी करते हैं इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स में। इसी की चर्चा हमें आगे करनी है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इन इंडिया के बारे में। कि जो भारत है उसमें जो लैंग्वेजेस हैं, जो भाषाएं हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है। जिसमें सबसे पहला आता है मदर टंग, जिसको हम अपना बोलते हैं कि हम सबसे ज़्यादा इसी भाषा को बोलते हैं, वो हमारी बन जाती है मदर टंग। फिर आता है डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है बोलने का तरीका, उनकी बोली क्या है। और फिर आती है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मदर टंग एक ऐसी भाषा होती है जो कि एक इंसान अपने बचपन से ही सीखता है अपने सराउंडिंग से। वहीं डायलेक्ट जो होता है, डायलेक्ट का मतलब ये होता है कि जो मदर टंग हमने सीखी उसको किस तरीके से हम ये बोल रहे हैं। जैसे कि हिंदी हम देखें तो राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो इन सभी प्रदेशों में हम ये देखते हैं कि हिंदी तो बोली जाती है, लेकिन बोलने का तरीका अलग होता है। हरियाणा में
कोई अलग तरीका होगा, यूपी में जाएँगे उनका अलग तरीका है बोलने का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब डायलेक्ट में गिनी जाती हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ जो हैं, वो अलग तरीके से एक मदर टंग को बोलने का काम करते हैं, वो बन जाता है उनका डायलेक्ट। वही बात आती है अगर ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ की, तो ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ कुछ ऐसी मदर टंग्स होती हैं या तो फिर ऐसे कुछ डायलेक्ट्स होते हैं, जिनको ऑफ़िशियल रिकॉग्निशन मिला होता है फॉर ऑफ़िशियल वर्क्स, जहाँ पर वो ऑफ़िस में यूज़ की जाती हैं। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी उन्हें यूज़ किया जाता है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो ये सब बन जाती हैं हमारी ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़। तो ये सारी बातें हमने की कि किस तरीके से जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं इंडिया में उनको बाँटा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, जिसमें से 2 ये वाले फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि 1881 में जो मदर टंग हुआ करती थी, इंडिया में वो वेरी करती रहती थी। वहीं जब 1991 का समय आया तो ये पाया गया कि 1652 तरीके की भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं और इनको 114 मदर टंग्स में ग्रुप किया गया। दूसरा फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में जो ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ हैं, जिनको ऑफ़िशियल रिकॉग्निशन मिल रखा है, उन सभी भाषाओं को 8 शेड्यूल में डाला गया है और इन भाषाओं का नंबर है 22, जिसमें आसामीज़ है, बोडो है, बंगाली है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है। तो ये 22 तरीके की भाषाएँ हैं, जिनको 8 शेड्यूल में डाला गया है और ये सारे फैक्ट्स हमारे लिए ज़रूरी बन जाते हैं। अब बात करते हैं 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला की। तो भारत के किसी भी राज्य में अगर हम जाएँ, तो हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी लैंग्वेजेज़ वहाँ पे बोली जाती हैं। तो इन सभी को टैकल करने के लिए हमारे सामने यही चैलेंज आता है कि कैसे जो स्कूली बच्चे हैं उनको इनेबल करें कि अगर वो किसी भी प्रदेश में जाएं तो उन्हें एक लैंग्वेज आती हो, ताकि वो इस डाइवर्स लिंग्विस्टिक स्टेट में या फिर पूरे डाइवर्स लिंग्विस्टिक एरियाज में खुद को यहाँ पर आइसोलेटेड ना महसूस करें, सबके साथ वो इंटरेक्ट कर सकें। और यहीं से शुरुआत होती है 3 लैंग्वेज फार्मूला की, जिसकी हिस्ट्री हमें 1950 से ही पता लगती है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जब मीटिंग हुई 1950 में, वहाँ सबसे पहले इस 3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस करने का काम किया गया। उसके बाद 1964 से 66 तक एक कमीशन बिठाई गई, जिसका नाम था कोठारी कमीशन, और इन्होंने भी अपने रिकमेंडेशंस दी नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन में, जहाँ पर इन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को हमें भारत की जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें इंक्लूड करना चाहिए, और ये बात 1968 की है। वहीं 2020 में हम ये देखते हैं कि इसको इंक्लूड भी कर लिया जाता है। तो अब ये बात करते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ये होता क्या है? तो 3 लैंग्वेज फार्मूला ये सजेस्ट करता है कि जो स्कूली बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनको क्लास 1st टू 5th तक उनकी मदर टंग में सिखाया जाएगा, जिस भी भाषा में वो समझते हैं। लेकिन क्लास 6 से 8 तक उन्हें 3 लैंग्वेज सिखाई जाएँगी, जिसमें सबसे पहली आती है हिंदी, जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद आती है इंग्लिश, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, इंग्लिश भी आनी चाहिए। और तीसरी भाषा आती है वो लैंग्वेज जो कि एक रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, एक लोकल लैंग्वेज हो सकती है, जिसे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब ये देखा जाता है कि जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, उनमें हिंदी स्पीकिंग वाली जो लैंग्वेजेज़ हैं वो सिखाई जाती हैं। वहीं जो नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, उनमें सदर्न इंडिया की कुछ लैंग्वेज सिखाई जाती हैं। तो ये होता है हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला। वहीं अगर हम बात करें कुछ नॉन हिंदी स्टेट्स के बारे में, जिसमें तमिलनाडु को अगर हम छोड़ दें, तो उसमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ वहाँ की एक रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज भी स्कूली बच्चों को सिखाई जाती है। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 लैंग्वेज फार्मूला ही चलता है। तो ये बात हो गई हमारी 3 लैंग्वेज फार्मूला की। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और उनके बेस्ड पॉलिटिक्स की। तो जो सिग्निफिकेंस रहा है लैंग्वेज का ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, वो इंडिया में अर्ली 20th सेंचुरी से ही हम ये देख सकते हैं, जहाँ पर जो कांग्रेस है वो लिंग्विस्टिक लाइंस पर ही अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देती है। और इसका एग्जाम्पल हमें 1953 में नज़र आता है, जहाँ हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो कांग्रेस है वो अपने आप को इस तरीके से यहाँ पर ढाल देती है कि वो इतनी ज़्यादा लैंग्वेज पर बेस हो जाती है कि वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का काम भी लैंग्वेज के बेस पर करने लगती है। और ये 1953 में हमें नज़र आता है, जब हम ये देखते हैं कि पोट्टी श्रीरामल्लू जो कि एक गांधीयन होते हैं, जब इनकी डेथ होती है, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि हमारा जो आंध्र प्रदेश है जिसमें तेलुगु बोली जाती है, इसको तमिलनाडु यानी उस समय के मद्रास से अलग कर दो। तो उस समय की सरकार जो होती है, क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है, बहुत सारा पब्लिक सपोर्ट इनके साथ होता है, तो इसके चलते जो सरकार है वो इनकी बात को मान के आंध्र प्रदेश को अलग बना देती है। तो इसके बाद से ही हम बहुत सारे राज्यों हम ये देखते हैं
कि जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो कुछ अलग लैंग्वेज बोलते हैं मेजॉरिटी से अलग, उनको भी अब ये लोग जो है खुद को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है लैंग्वेज बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की, जहाँ पर इंडिया में सेवरल ओकेजन्स पे देखा जाता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट होता है, ये डिमांड हमेशा उठाई ही जाती है कि हमारे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं इनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इनको एम्पावरमेंट मिलना चाहिए, इनको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। या फिर कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स तो इतने हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की भी बातें करने लगते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स होती है, लैंग्वेज की पॉलिटिक्स, ये भारत को कई ज़्यादा फैक्टर्स पर भी इम्पैक्ट करती है। जैसे कि अब 1953 में हम ये देखते हैं कि आंध्रा बन जाता है। तो आंध्रा के बनने के बाद बहुत सारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपना एक परसेप्शन बना लेती हैं कि जैसे इन्होंने अपना एक स्टेट बना लिया, वैसे ही हमें भी अपना स्टेट बनवाना है, या फिर हमें अपनी मांगे जो हैं वो वैसे ही पूरी करानी है। अब जैसे-जैसे माइंडसेट जो है इन लोगों का बनना शुरू हो जाता है, वैसे-वैसे इनके प्रभाव में आने वाले जो भी लोग हैं, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का रूप धारण करके यहाँ पर अलग-अलग तरीके से अपनी माँगें रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जो मेजॉरिटी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, जिनको आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी उनकी भाषाओं को पढ़ाते हैं, वैसे ही जो हमारी माइनॉरिटी की भाषा है, आप भी उन्हें मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाइए इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ से ये जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और ये डिमांड वो इसलिए करते हैं कि उनकी जो भाषा है इनको 8th शेड्यूल में जैसे ही हम डालेंगे, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर होने लगेगा, क्योंकि वो ऑफिशियल भाषा हो जाएगी। उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी, और इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, इनफैक्ट जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, वो भी ये सिक्योर करके रख सकते हैं। तो ये बात होती है यहाँ पर लैंग्वेज पॉलिटिक्स की। अब जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं और पॉलिटिक्स हैं, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, वो हम समझते हैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो स्टेट हैं पूरी, उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिनको हम एथनिक ग्रुप से लिंक करके देखते हैं। जहाँ एथनिक ग्रुप्स को दो तरीके की कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया जाता है। पहली कम्युनिटी वो होती है जो कि इंडिजिनस होती है, मतलब जो बरसों से वहीं पे रह रहे हैं, जिनका कोई भी बाहरी दुनिया से लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी कम्युनिटी वो लोग हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, मतलब कि वो अपनी बेहतर लाइवलीहुड की तलाश में, काम की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में उस रीजन में आते हैं और वहीं आकर बस जाते हैं ओवर द ईयर्स। अब इससे होता क्या है कि जो लोग इंडिजिनस हैं और जो लोग माइग्रेट करके आए हैं, इन दोनों के जो कल्चर हैं, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, रेस है, कास्ट है, वो सब अलग होती है। और यहीं से बीज बोया जाता है कन्फ्लिक्ट्स का। इसका एग्जाम्पल हमें आसाम में देखने को मिलता है। तो आसाम जो है वो कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है जहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है वो हमेशा लिंग्विस्टिक मेजॉरिटीज़ को रेजिस्ट करते हुए हमें नज़र आती हैं। जैसे कि जो आसाम है, वहाँ पर आज़ादी से पहले ये बात उठी थी कि क्योंकि आसाम जैसा आज हम देखते हैं भारत के नक्शे पर, वो वैसा नहीं था। उसमें पहले मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये ऐसी स्टेट्स भी आया करती थी। तो उस समय पर ये बात चली कि जो आसामीज़ लैंग्वेज है, जो कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है आसाम में, उसको आसाम की ऑफ़िशियल और कोर्ट लैंग्वेज बना दिया जाए। और आसाम में ये देखा गया कि यही, जैसे हमने फैसला लिया, यही प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना, जहाँ पर आसामीज़ और नॉन आसामी स्पीकिंग लोगों के बीच में टसल बढ़नी शुरू हो गई। जहाँ पर ये देखा गया कि जो स्टेट्स जो कि आसाम से निकल के आई हैं, अगर हम उनके पहले के इतिहास में जाएँ, जहाँ नॉन आसामीज़ और आसामीज़ एक साथ रहा करते थे, तो वहाँ पर भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। जैसे कि नॉन आसामी लैंग्वेज जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी भाषा जो है वो ट्राइबल भाषा है, बंगाली भाषा है या कोई अदर लैंग्वेज है। हमें आसामीज़ के साथ मत जोड़ो और ना ही हम पे आसामीज़ जो है वो इम्पोज़ करने का काम करो। तो जैसे-जैसे अब टाइम आगे बढ़ने लगता है, तो हम ये देखते हैं कि कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से जो असामीज़, बंगाली जो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट है, वो यहाँ पर चलता रहता है और यहीं पर इनसे रिलेटेड पॉलिटिक्स भी खेली जाती है। तो ये हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और पॉलिटिक्स है, इनको इंटरलिंक करके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हमें इंडियन स्टेट्स में नज़र आते हैं। आगे बात करते हैं साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु और कर्नाटक एक ऐसे 2 राज्य होते हैं, जो कि 1992 के एक ब्रीफ टाइम पीरियड तक बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बेस्ड रायट्स का सामना करते हैं। और ये रायट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली लैंग्वेज से लिंक्ड होते हैं। जहाँ वो ये देखते हैं कि जो 2 राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटका, जो कि कावेरी नदी का पानी भी साझा करते हैं,
अब यहाँ यह देखा जाता है कि तमिल स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो कन्नड़ स्पीकर जो लोग हैं इनके द्वारा टारगेट इनको किया जा रहा है कि जो कन्नड़ लोग हैं, जो कर्नाटका के रहने वाले लोग हैं, वो तमिल लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी जाने ले रहे हैं। तो इस वजह से जो माइनॉरिटी तमिल तमिल जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं जो कर्नाटका में रहते हैं, वो डिमांड करते हैं कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेट है कुछ स्पेशल मेजर्स ले, इनकी प्रोटेक्शन करे, इनकी प्रॉपर्टी की और इनकी लाइव्स की। तो यहीं से जो पॉल आर ब्रास नाम के स्कॉलर हैं वो ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज लाती है अगेंस्ट दीज सॉर्ट ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, जिसकी वजह से इनके बीच का जो टसल होता है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब ये लोग स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाने लगते हैं, जहां वो ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर कुछ काम नहीं करती और इनका कन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है। उसके बाद अगर हम हिंदी के कंटेक्स्ट में बात करें, इन द साउथ इंडिया, तो ये देखा जाता है कि इन दी 1960s तमिलनाडु में जब ये एक पॉलिसी लाई गई कि हम हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे, क्योंकि ये देखा गया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उन्होंने भी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना था फॉर द शेयर टाइम पीरियड। तो यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए ये देखा गया कि हिंदी को हमें जो साउथ इंडिया है हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो हिंदी को जैसे ही इन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चालू किया, वैसे ही इन्होंने इसको रजिस्ट करना भी चालू कर दिया। जो डिसीजन था हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने का साउथ इंडिया में, इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। और ये प्रोटेस्ट तमिलनाडु में करने का काम किया था डीएमके की पार्टी ने, जिसको द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इनका ये काम था कि क्योंकि हम हिंदी नहीं बोलते तो हम पे हिंदी इम्पोज करने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। इससे हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, हमारी लैंग्वेज, इस सब पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो अब हम बात करते हैं कुछ एथनिक ग्रुप्स के बारे में। तो एथनिक ग्रुप्स इन इंडिया के बारे में बात करूं तो भारत में बहुत ज़्यादा जैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स पाए जाते हैं, वैसे ही एथनिक ग्रुप्स भी भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो इन सभी को ये देखते हैं कि ये जो एथनिक ग्रुप्स हैं ये लिंग्विस्टिक ग्रुप से थोड़े अलग हैं। क्योंकि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में हमने देखा था कि एक सिंगल फैक्टर काम करता है उनके पीछे के फॉर्मेशन का, जो कि होता है लैंग्वेज। वहीं एथनिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो इनमें कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता, जैसे कि लैंग्वेज हुआ करती है लिंग्विस्टिक ग्रुप में। इसमें लैंग्वेज भी होती है, कास्ट भी होता है, रिलीजन भी होता है, और इन सभी को मिला के एक एथनिक ग्रुप बनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर जो है वो यहाँ पर इनको कुछ ग्रुप्स में आइडेंटिफाई भी करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इनका रेस भी अलग है, कस्टम भी अलग है, इनकी लैंग्वेज भी अलग है, इनका रिलीजन भी अलग है। तो ये जो सारे स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पर हमें बताते हैं। तो अगर हम इनकी आइडेंटिटी के बारे में बात करें तो इनका सोशल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल जो पूरा एस्पेक्ट है वो यहाँ पर शेयर्ड ही रहता है। जो पॉलिटिक्स होती है इस एथनिक ग्रुप्स के बेसिस पे वो इन्हीं सब इश्यूज पर डिपेंड करती है। जैसे कि कोई इशू जो है वो उठता है भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे, कि हमें जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उसके बाद कुछ एथनिक ग्रुप्स ये भी कहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश करना है। वहीं कुछ ग्रुप्स जो होते हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर करने के लिए भी यहाँ पर सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हैं, और इनका रोल जो है वो केस टू केस वेरी करता रहता है। कभी कभार ये देखा जाता है कि सिर्फ रिलीजियस एथनिक ग्रुप सामने आते हैं, कभी कभार देखा जाता है कि कुछ लैंग्वेज के बेसिस पर ही आ जाते हैं, और कभी कभार रीजनल ऑटोनॉमी की मांग करते हुए भी जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं यहाँ पर इंडिया के एथनिक ग्रुप्स के बारे में। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो भारत के सभी राज्यों में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं, लेकिन ये जनरली देखा जाता है कि ये जो सारे एथनिक ग्रुप्स हैं इनके मुद्दे कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं। जैसे कि कोई मुद्दा है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, जहाँ पर ये कहते हैं कि हमें भी रिकग्निशन मिलना चाहिए, फिर कहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, फिर हमें अलग करने की मांगे करने लगते हैं कि हमें ये राज्य अलग बना दो, हम मेन स्ट्रीम से अलग हैं, तो इसी वजह से हमारा जो पूरा एरिया है वो हमारे रूल में होना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर आपसे अलग होने की मांग करते हैं। और कभी कभार इंसर्जेंसीज भी हमें देखने को मिलती हैं, और बहुत सारे राज्यों में टाइम टू टाइम ये भी देखा जाता है कि वायलेंस भी होती है बिटवीन द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स।
जैसे कि पंजाब में, जम्मू कश्मीर में ये देखा जाता है कि एथनिक ग्रुप्स के बेसिस पर बहुत ज़्यादा मार-धाड़ यहाँ पर चलती रहती है। जैसे कि तमिलनाडु का भी एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिलता है 1950 से 60s का, जहाँ पर हमने देखा था कि कैसे जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं, उन्होंने रजिस्ट किया था अपना जो हिंदी है, उसको इम्पोज़ करने के लिए। वैसे ही कुछ हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स की, तो यहाँ पर 2 तरीके के एथनिक ग्रुप आते हैं, जिनका सेम ही क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं पहले भी। जिसमें सबसे पहले आते हैं इंडिजिनस ग्रुप, जो कि बरसों से वहीं पर रह रहे हैं। इन्होंने कभी भी दूसरे शहर या फिर दूसरे राज्य में माइग्रेट नहीं किया। वहीं दूसरे वो लोग जो कि सेटल हुए हैं, जो सेटलर बन के यहाँ पर आए हैं 19th सेंचुरी में, जो कि एक राज्य से दूसरी राज्य में आए हैं अपने बेहतर एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, बेटर लाइवलीहुड के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर चलती हैं। तो बहुत सारे इंडिजीनियस ग्रुप्स और जो माइनर माइग्रेंट ग्रुप्स हैं, वो विद इन अ सिंगल स्टेट यहाँ पर रहते हैं। तो ये देखा जाता है कि हर एक एथनिक ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन भले ही उनका कल्चर है, लैंग्वेज है, कस्टम है, हिस्ट्री है, वो माइग्रेंट ग्रुप से अलग है और यहीं से इनके भी कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है। जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से हमें याद करने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। बाकी ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रख दिया है, जहाँ पर हमें जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट रहा करता था 5 अगस्त 2019 से पहले, जहाँ पर इसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बाँटा जाता था, जिसमें जम्मू जो आर्टिकल 370 इसके बाद हटा, तो इसको जम्मू और जो कश्मीर है, उसको एज अ स्टेट बना दिया गया और वहीं जो लद्दाख है, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर जो है, उसमें जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है। इन सभी रीजन्स में रहने वाले लोग हिंदू भी हुआ करते थे, मुस्लिम मेजॉरिटी में भी हुआ करते थे। तो जैसे-जैसे अब ये पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे इनके जो मुद्दे हैं वो भी सामने आने लगते हैं। जैसे कि कुछ लद्दाख के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी जो भाषा है, हमारा जो कल्चर है, उसके हिसाब से हमें रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिलना चाहिए। वहीं जो डोगरी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के, वो भी अपनी माँगें रखते हैं टाइम टू टाइम कि हमें भी यहाँ पर एक सेपरेट स्टेटहुड की माँग ये करते हैं, क्योंकि हमारा एक एथनिक ग्रुप अलग है, हमारा मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से कोई नाता नहीं है, तो इसलिए हम आपसे अलग होना चाहते हैं। तो ऐसी जो पॉलिटिक्स है और इस तरीके से जो हमें राइट्स नज़र आते हैं, जैसे कि 1990s में हमें नज़र आए थे कि जैसे जो हिंदू पंडित थे, इनको निकाला गया था बाहर, तो वैसे ही इनकी जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एथनिसिटी के बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पे, कस्टम्स के बिहाफ पे, फेथ के बिहाफ पे इनको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है इनके कुछ कन्फ्लिक्ट्स की, जिस पर पॉलिटिक्स भी यहाँ पर खेली जाती है। तो ये बात यहाँ पर हमें बताई गई है, बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। जो इम्पोर्टेंट था वो यही है। तो यहीं तक हमारा पूरा जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।